हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्टीएस्ट वेलकम है कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारा टॉपिक चल रहा था डिटरमिनर्स, जिसकी 2 क्लासेस आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं मैं। डिटरमिनर पार्ट फर्स्ट, डिटरमिनर पार्ट सेकंड, और आज आपके समक्ष लेकर आया हूं एक नई कक्षा। टॉपिक वही पुराना आपका डिटरमिनर्स पार्ट 3, तीसरा हिस्सा, इसका तृतीय भाग लेकर। हमने पिछली क्लास में इतना डिस्कस कर लिया था कि ऑल तक हम चले आए थे, और वहां तक हम पहुंचते पहुंचते ये चीज कवर कर चुके थे कि आपके पास में डिटरमिनर नंबर 16 तक पहुंचे। उससे पहले वाली क्लास में हमने 2 डिस्कस किए थे, समोरेनी, और इसके पीछे वाली क्लास में हमने 14 डिस्कस किए, जहां पर हम पहुंचे आपका ऑल तक। इसके बाद में हम डिटरमिनर नंबर 17, डिटरमिनर नंबर आपका 17 है, अर्थात 17वां, इसे हम ले रहे हैं। और ये पैटर्न अपना बचेगा यहां पर नन का। किसका है? नन का। और नन को हम हिंदी में बोलते हैं, तो नन को हम हिंदी में कहेंगे आपका कोई नहीं। क्या पढ़ा जाएगा इसे? आपका कोई नहीं। ये अपने पास में एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 चॉइसेस, 3 विकल्प लेकर आता है। या फिर आप इसे दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं आपका मोर देन 3 चॉइसेस, अर्थात 3 विकल्पों से ज्यादा हो सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा कि 2 ही लिख दें, क्योंकि 3 तो ही है, ठीक है। तो आप यहां पर ज्यादा अच्छा 2 मानेंगे, 2 से ज्यादा चॉइसेस के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास में इस तरीके से ये 3 या 3 से ज्यादा चॉइसेस हैं, और इन सभी को अगर मैं सिलेक्ट करता, तो सिलेक्ट करते मेरे पास में क्या हो जाता बताओ? देखिए आपका वहां पर सिलेक्ट करते इसमें क्या हो जाता? आपका वहां पर ऑल हो जाता। अब मुझे इनको क्या करना है? तीनों को ही रिजेक्ट करना है। मतलब 3 चॉइसेस हैं या 3 से ज्यादा चॉइसेस हैं, इन सब को मैं क्या कर दूंगा? आपका रिजेक्ट कर दूंगा। तो रिजेक्ट करते ही ऑल की बजाय क्या जाएगा? नन। पहले मैंने यहां पर टिक मार्क लगाया कि सही हो जाए, यानी सारी चॉइसेस आप ले लो, तब किस में जाएगा? ऑल में जाएगा। अब मैंने सेकंड टाइम से रब करके आपको क्रॉस करके लिखा, इसका मतलब सारी चॉइसेस को आपको क्या करना है? रिजेक्ट करना है, हटाना है। जैसे आप सारे विद्यार्थी मेरी कक्षा में अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो मैं ऑल का यूज करूंगा और यह कहूंगा क्लास खत्म होने के बाद में कोई भी इस कक्षा में नहीं होगा, तो वहां पर आपका ऑल की बजाय क्या आ जाएगा? आपका नन आ जाएगा। क्या रह जाएगा? आपका नन रह जाएगा। क्लियर? यह चीज थी अपनी नन के अंदर। अब आगे चलते हैं नन के बाद वाली सिचुएशन में। अगला कौन सा डिटरमिनर अपने पास में हो सकता है? देखिए जरा, आपके पास में एक डिटरमिनर रहता है ईच, और दूसरा डिटरमिनर ये अपने पास में रहता है आपका एवरी। ईच और एवरी, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं, तो दोनों का ही शाब्दिक अर्थ बनता है प्रत्येक। ये दोनों ही अपने आप में कैसे होते हैं? आपका सिंगुलर, अर्थात एक वचन होते हैं। और ये दोनों ही अपने आप में कैसे होते हैं? आपका काउंटेबल, अर्थात गणनीय या संख्यावाची माने जाते हैं। क्लियर? अब अगला मुझे क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उस चीज को समझिएगा। ये ईच और एवरी यहां पर सिमिलर हैं, अर्थ के आधार पर दोनों समान हैं आपके। यहां वचन इसके आधार पर भी समान है। संख्यावाची या गणनीय अवस्था है, उसमें भी आपके लिए कैसे हैं? बिल्कुल समान है, कोई इश्यू नहीं आपका। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि ईच कहां यूज होगा और एवरी कहां यूज होगा। जनरली ऐसा कह दिया जाता है कि 2 के लिए आप ईच लगा दीजिए, 2 से ज्यादा के लिए आप एवरी लगा दीजिए, लेकिन ये जो अवधारणा है वो कतई सही नहीं है। इसे प्रॉपर कंसेप्ट आप नहीं मान सकते, इसे उचित तरीके की अवधारणा आप नहीं मान सकते हैं। इसका तोड़ अपन निकालते हैं कि किस तरीके से इनका यूज करेंगे। तो देखिए, ईच का यूज हम वहां करेंगे जहां पर हमारे पास में प्रेडिक्टेबल सेंस होता है। प्रेडिक्टेबल सेंस, अर्थात इसे मैं पढ़ना चाहूं तो क्या कह सकता हूं? आपका पूर्वानुमान योग्य। पूर्वानुमान योग्य, पहले से अंदाजा लगाया जा सके कि संख्या कितनी है, वहां पर ईच का यूज हो जाएगा। और अगर मैं टर्म ऐसा लेता हूं आपका कौन सा? अनप्रेडिक्टेबल।
अनप्रेडिक्टेबल सेंस, जिसका मीनिंग क्या है, जो हमारे पास में पूर्वानुमान योग्य नहीं होता है, जिसका पहले से संख्या के आधार पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, वह चीज प्रेडिक्टेबल की बजाय किस में जाएगी, अनप्रेडिक्टेबल में चली जाएगी, अर्थात जो पूर्वानुमान योग्य नहीं होता है। क्लियर, यह चीज आपको वहां पर समझनी है। अब किस तरीके से इसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा जो आपको अच्छे तरीके से पता चले। ब्लैंक स्पेस aspect of the coin is rusty, अर्थात सिक्के का प्रत्येक पहलू जंग लगा हुआ है, सिक्के का प्रत्येक पहलू जंग लगा हुआ है। तो अब आप चेक करके देखिए जरा, यहां पर मेरे पास में एस्पेक्ट आ रहा है, पहलू, ये कैसा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, प्रत्येक का अर्थ दे रहा है। अब एक सिक्के के पहलू कितने होते हैं, दो ही होते हैं, जैसे हेड और टेल, हेड्स और टेल्स, चित और पुट, दो ही तो रहेंगे। तो ये चीज कैसी है, प्रेडिक्टेबल, पहले से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या बनेगा, ईच बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा सेंटेंस यहां पर मॉड्यूलेशन में आता है और ये बनता आपका बॉय of this area is quite fashionable, इस क्षेत्र का प्रत्येक लड़का शौकीनियत है, शौकीनियत का धनी है या शौकीन है या फिर ज्यादा फैशन करता है। तो यहां पर जो टर्म मुझे बॉय मिला ये सिंगुलर काउंटेबल है, और कितने लड़के यहां पर होंगे, भाई ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, प्रत्येक की बात हो रही है, कितने लड़के ऐसे मिलेंगे इसकी जानकारी नहीं है, ये पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते, 50 हैं कि 60 हैं कि 70 हैं कि 80 हैं, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं होती है, अर्थात ये पूर्वानुमान योग्य नहीं है। तो प्रेडिक्टेबल की बजाय, इसकी बजाय ये कैसा है आपका, अनप्रेडिक्टेबल है, और अनप्रेडिक्टेबल होते ही हम इसमें किसका यूज कर देंगे, आपका एवरी का यूज कर देंगे। क्लियर, यहां डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि कहां पर यह प्रेडिक्टेबल है और कहां पर यह आपका अनप्रेडिक्टेबल बनेगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। यहां पर यह समझ जरूर लेना कि इसमें दोनों स्थितियां क्या हैं। ईच और एवरी का मीनिंग प्रत्येक होता है, दोनों ही सिंगुलर होते हैं, दोनों ही काउंटेबल होते हैं। ईच आपका प्रेडिक्टेबल सेंस के लिए आता है और आपका एवरी अनप्रेडिक्टेबल सेंस के लिए काम में लिया जाता है। इसका सरोकार उस बात से नहीं है, दो या दो से ज्यादा, इससे कोई खास सरोकार आपका नहीं रहेगा। फिर चलते हैं अपने डिटर्मिनर नंबर 20, इसको देखते हैं। आपका एक डिटर्मिनर आपका रहता है सेवरल, सेवरल, और सेवरल का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं, यह बनेगा आपका कई अथवा अनेक, और दूसरा हम इसके साथ ही लगे हाथ ले लेते हैं आपका वेरियस, वेरियस, इसे हम पढ़ते हैं आपका विभिन्न या फिर अनेक। और ये दोनों के दोनों उन नाउन्स या उन संज्ञा शब्दों के साथ आते हैं जो कि प्लूरल बहुवचन होते हैं, और दोनों के दोनों हमारे पास में काउंटेबल अर्थात गणनीय संख्यावाची के रूप में माने जा सकते हैं। क्लियर, अर्थात ये तो समानता हो गई, भाई इसका अर्थ भी अनेक है, इसका अर्थ भी अनेक है, ये दोनों ही प्लूरल या बहुवचन है, दोनों ही काउंटेबल गणनीय या फिर आपके संख्यावाची हैं। अब फर्क कहां रहेगा वो सुन लीजिएगा। सेवरल का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर हमारी कैटेगरी, हमारी जो श्रेणी है वो श्रेणी कैसी रहेगी, आपकी समान श्रेणी रहेगी। और वेरियस का यूज हम वहां करेंगे जहां पर ये कैटेगरी है
डिफरेंट कैटेगरी रहेगी या फिर अलग प्रकार की श्रेणी वहां पर मानी जाएगी। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी में इस चीज को आपको चेक करना पड़ेगा। समान श्रेणी के लिए सेवरल आएगा और आपका अलग अलग या भिन्न प्रकार की श्रेणी के लिए आपका वेरियस आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब अगला हमें बताना क्या चाह रहा है, उसके आधार पर हम एक एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। ब्लैंक स्पेस, कैंडिडेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज are attending the क्लास। अंग्रेजी भाषा के जो अभ्यर्थी हैं वो कक्षा में उपस्थित हैं, कक्षा ले रहे हैं या फिर कक्षा में अध्ययन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब आप पहले तो ये चेक करिएगा कि यहां ब्लैंक स्पेस के बाद हमें टर्म क्या दिया गया, कैंडिडेट्स दिया गया। कैंडिडेट्स के मायने क्या होते हैं आपका, अभ्यर्थी। अब ये कैसा है, प्लूरल बहुवचन है, साथ में कैसा है, काउंटेबल गणनीय है या संख्यावाची है। क्लियर? और इसमें कईयों की बात हो रही है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये सारे कैंडिडेट्स कौन सी भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। ठीक है, तो यहां जो टर्म आपको मिला, ये टर्म किसके लिए आ रहा है, आपका सेम कैटेगरी के लिए। सारे के सारे कैंडिडेट एक ही भाषा पढ़ रहे हैं, तो सेम कैटेगरी आते ही इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, सेवरल। क्या बनेगा आपका, सेवरल। लेकिन मैं इस टर्म को चेंज करता हूं और इसे चेंज करके आपके समक्ष ऐसा लिखता हूं, इसी सेंटेंस को मॉड्यूलेशन दूंगा, ब्लैंक स्पेस, कैंडिडेट्स ऑफ मैथमेटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स आर preparing for school lecturer एग्जामिनेशन। अब दोस्तों चेक करिएगा जरा इसे, क्या कहा गया कि गणित आपका विषय है, लोक प्रशासन है, समाज शास्त्र है या फिर अर्थशास्त्र है या भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र है, उसके जो अभ्यर्थी हैं वो वहां पर विद्यालय व्याख्याता की परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, यहां ब्लैंक स्पेस के बाद में आने वाला जो मेरा टर्म है, ये टर्म कौन सा है आपका, कैंडिडेट्स है। क्लियर? अब ये कैंडिडेट्स जो आपको मिला है, ये कैंडिडेट्स है कैसा आपका, प्लूरल है, प्लस में कैसा है, काउंटेबल भी है। ठीक है, अब ये प्लूरल काउंटेबल जो आपको देखने को मिल रहा है, उसके अंदर ये बताइए, इसमें कई आने के विभिन्न का मीनिंग तो आ जाएगा, लेकिन जो कैटेगरी आप छांटते हैं वो देखिए कैसी है। मैथ्स के भी स्टूडेंट्स हैं इसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी स्टूडेंट्स हैं इसमें, सोशियोलॉजी के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हैं, इकोनॉमिक्स है उसके विद्यार्थी भी शामिल हैं, और फिजिक्स के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, अर्थात कैटेगरी सेम है या डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है, और डिफरेंट कैटेगरी आते ही हम यहां पर सेवरल की बजाय किसका यूज कर लेंगे, आपका वेरियस का यूज कर लेंगे। दैट्स ऑल।
इतनी सी तो बात है आपकी। तो सेवरल का मतलब कई या अनेक होता है, वेरियस का मतलब विभिन्न या अनेक होता है। दोनों ही मेरे पास प्लूरल होते हैं, दोनों ही मेरे पास में काउंटेबल होते हैं। अगर सेम कैटेगरी है तो मैं सेवरल का यूज कर लूंगा, और अगर डिफरेंट कैटेगरी है, अलग अलग श्रेणी है, तो वहां पर मैं वेरियस का यूज कर लूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले पार्ट की तरफ, और ये देखिएगा अपना डिटर्मिनर नंबर 22, 22 नंबर की संख्या का डिटर्मिनर। ये रहेगा आपका एलोटव, और एलोटव है, इसी के साथ एक और जोड़ते हैं ताकि काफी आसान रहेगा हमारे लिए। एक साथ दो चीजें हम सीख लेंगे, लॉट्स ऑफ। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ या तो आप बनाएंगे पर्याप्त मात्रा में, और अगर पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल, और या फिर आप इसे लेकर जाएंगे पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त संख्या में। अगर ऐसा टर्म आता है तो ये रहेगा आपका प्लूरल काउंटेबल। अगर पर्याप्त मात्रा की बात आती है तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है, पर्याप्त संख्या की बात करते हैं तो ये आपका प्लूरल काउंटेबल में जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैनर आपके समक्ष आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, इसको आप जरा चेक करने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से ये अप्लाई होगा। उससे पहले एक चीज ये क्लियर कर दूं कि ये दोनों जो आपके डिटर्मिनस हैं, इनमें केवल और केवल अंतर है, वो मात्र इतना है। कौन सा? स्पेलिंग, डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग। डिफरेंस का मतलब जो आपका फर्क है, और वो किसका है? स्पेलिंग का है। स्पेलिंग का अपन मीनिंग लेते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे? आपका वर्तनी पढ़ेंगे। बताओ क्या पढ़ा जाएगा इसे? आपका वर्तनी। जैसे ए लॉटव है उसमें एस नहीं है, लॉट्स ऑव है उसमें ए नहीं है। ए लॉटव में एस नहीं है और लॉट्स ऑव में क्या नहीं है? आपका वहां पर ए नहीं है। बस इतना सा फर्क है, और कोई अलग फर्क इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्लैरिटी है मेरे हिसाब से, कहीं कोई समस्या आपकी होनी नहीं चाहिए दोस्तों। अब यहां पर इसका एक सेंटेंस निकाल के देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बन सकते हैं आपका। जैसे सेंटेंस आपके समक्ष डाला गया, ब्लैंक स्पेस, सुगर इज नीडेड इन ए मैरिज फंक्शन। मैरिज पार्टी बोल दीजिए। अगला ये कह रहा है कि शादी समारोह होता है, शादी का जो उत्सव होता है उसके अंदर हमें चीनी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये बताइए, यहां पर चीनी है, वो चीनी कैसा है आपका? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। मतलब ये लग सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में चाहिए ना? अगर पर्याप्त मात्रा में मुझे चाहिए तो मैं यहां पर टर्म क्या ले लूंगा? आपका एलोटव। और ये अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या ले लूंगा? लॉट्स ऑफ। और जब लॉट्स ऑफ अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या ले लूंगा? एलोटव। अब आपका एक सवाल बन सकता है कि सर ये दोनों आ जाएं। बिल्कुल नहीं आएंगे दोस्तों। आप इनके ऑप्शन बना के देख लीजिए। अगर ऐसा हुआ तो ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे आपको। जैसे पहला ऑप्शन ये मिलेगा, दूसरा जो आपका ऑप्शन है ये यहां पर ये मिलेगा, तीसरा ऑप्शन है ये यहां पर आपको ये मिलेगा, और चौथा ऑप्शन है ये आपको ये मिलेगा नन, या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ द अबव। ये लीजिए। ठीक है, अब निकालिए इसमें एक करके। आपको लगा ना किस तरीके से? तो जैसे ये पार्ट आया ए लॉट्स ऑफ, आप गौर करो इसमें क्या दे रखा है? एस दे रखा है। ए लोटव में क्या नहीं लगेगा? एस नहीं लगेगा।
फिर अगला हमें क्या दिया, लॉट ऑफ, तो आप यहां से मैच करिए, लॉट ऑफ नहीं होता, उसमें क्या जुड़ता है, एस, एस हटा दिया यहां से, दोनों ही इनकरेक्ट है आपके। अब ये आप मैच करें, ए लॉट ऑफ, ए भी है, लॉट भी है, औ भी है, मतलब दोनों तो नहीं मिले ना, इनसे मिलते जुलते दे दिए, तो इसकी स्पेलिंग में किसी ना किसी प्रकार की आपके क्या करेगा, अगला मिस्टेक छोड़ देगा, और वहीं पर हमें अंदाजा हो जाएगा कि भैया ये इसका आंसर नहीं बन सकता है। तो जो इसका आंसर बन सकता है उस पर हमें गौर फरमाना बड़ा इजी अपन कर सकते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिया है वो किसका है, आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल का, क्यों ना प्लूरल अनकाउंटेबल का एक एग्जांपल अपन और कर ले इसके अंदर। जैसे सेंटेंस दिया जाता है, ब्लैंक स्पेस, बॉयज एंड गर्ल्स आर अनएम्प्लॉयड नाउ ए डेज। ठीक है, अब मीनिंग चेक करिएगा कि आजकल के दिनों में, इन दिनों में लड़के लड़कियां काफी संख्या में बेरोजगार हैं। तो आप ये चेक करके देख सकते हैं, मुझे जो टर्म दिया गया वो टर्म किसका है, बॉयज एंड गर्ल्स का, यही तो है। अब ये जो बॉयज एंड गर्ल्स वाला आ रहा है तो काफी संख्या में है, मतलब मैं इसे ए लॉट ऑफ ले सकता हूं और मैं इसे लॉट्स ऑफ के नाम से भी ले सकता हूं। फर्क वही है, आपका ऑप्शन में आएगा, इजीली पता चल जाएगा कि मुझे ए लॉट ऑफ लेना है या फिर आपका मुझे लॉट्स ऑफ लेना है। ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, सिमिलर हैं, या फिर ये कहें सिमिलर नहीं तो सेम इन मीनिंग कह दीजिए, सिनोनिम कह दीजिए। आपका ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों का मीनिंग होता है पर्याप्त मात्रा में, अर्थात सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किए जा सकते हैं, और दोनों का मीनिंग होता है पर्याप्त संख्या में, अर्थात प्लूरल काउंटेबल में यूज किए जा सकते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अपन यहां पर एक एक करके 4 डिटर्मिनर्स अपने को और डिस्कस करने हैं। जैसे अपना एक डिटर्मिनर होता है मच, मच, मच का हिंदी मीनिंग हम लेते हैं तो इसे पढ़ा जाता है बहुत ज्यादा। ये अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर, एक वचन, और प्लस में ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल, अगणनीय या मात्रा सूचक। फिर इसी के परिवार से मिलता जुलता अपना डिटर्मिनर ये आएगा जिसे अपन पढ़ेंगे मैनी, और मैनी का हिंदी अर्थ या शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं तो ये बनेगा आपका बहुत सारे, और इसे अपन पढ़ते हैं तो ये होता है प्लूरल, और प्लूरल होने के साथ में ये टर्म जाएगा काउंटेबल, गणनीय या संख्यावाची में। फिर अगला टर्म हम यहां लेते हैं, ये है मैनी ए, इसका मीनिंग वही होगा जो मैनी का होता है, इसे पढ़ा जाता है बहुत सारे, और ये भी अपने आप में कैसा होता है, आपका प्लूरल नहीं, ये प्लूरल की बजाय ये अपना मीनिंग चेंज करेगा, और ये प्लूरल की बजाय किस में चला जाएगा, आपका सिंगुलर में, एक वचन में। मैनी नहीं बल्कि मैनी ए है, और ये ऊपर मैनी की भांति यहां कैसा रहेगा, आपका काउंटेबल, गणनीय या संख्यावाची। ध्यान दीजिएगा, मैनी प्लूरल है, मैनी ए प्लूरल नहीं है बल्कि क्या है, सिंगुलर है। अगर मैं लिख के काटूं इससे बढ़िया सीधा ही लिख दूं, यहां पर आपका सिंगुलर है, डाउट ही ना रहे आपको। फिर नंबर 27 है, ये आपका बनता है मैनी एन, मैनी एन। अगर इसका मीनिंग हम लेते हैं तो बताइए इस टर्म को क्या पढ़ा जाएगा, आपका बहुत सारे, सेम मीनिंग आ रहा तीनों का।
मेनी ए की भांति ये भी अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है। प्लस में यहां पर टर्म दे दीजिए, बताइए कैसा है आपका, काउंटेबल है, अर्थात गणनीय है, संख्यावाची है। ठीक है, अब ये जो चारों डिटर्मिनस आपको देखने को मिल रहे हैं, इनकी खास बात क्या वो सुनिएगा। ये चारों के चारों डिटर्मिनस हैं, इन्हें हम चाहें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अर्थात सकारात्मक वाक्य में काम में ले सकते हैं, जिसे दूसरे टर्म में हम क्या पढ़ सकते हैं, आपका पॉजिटिव पढ़ सकते हैं। हम इन्हें चाहें तो इन चारों को हम काम में ले सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में जो आपके निगेटिव या फिर नकारात्मक वाक्य हो सकते हैं, और हम चाहें तो इन सब को हम कहां पर काम में ले सकते हैं, आपका इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे अफर्मेटिव या पॉजिटिव होते हैं, ये सारे नेगेटिव होते हैं, ये सारे आपका इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक माने जा सकते हैं, अर्थात सब में काम में आ सकते हैं। फिर एक और चीज ये कॉमन एस्पेक्ट है, वो समझिएगा। इन सब का जो यूज होता है वो वहां पर ऐसे सेंस में भी होता है जहां हमें सरप्लस का भाव दिया जाता है। सरप्लस को हम हिंदी में कहते हैं अतिरेक, या फिर आप कह सकते हैं इसे आधिक्य। जरूरत से ज्यादा ही नहीं, जरूरत से काफी ज्यादा, हद से ज्यादा, जितनी आवश्यकता है उससे काफी ज्यादा, जितनी संख्या है उससे कहीं ज्यादा संख्या, जितनी मात्रा है उससे कहीं ज्यादा मात्रा, अगर उसकी बात आपकी की जाती है तो यह पैटर्न किस में चला जाएगा, सरप्लस में। और इन चारों का सरप्लस में यूज होता है, चाहे वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्य होता है, चाहे वो आपका निगेटिव वाक्य होता है, या फिर आपका इंटरोगेटिव वाक्य होता है। ठीक है, कुल मिला के आप यह भी कह सकते हैं कि अपना जो टर्म आ रहा है उस टर्म को अपन प्लेंटी का मीनिंग दे देते हैं। मैं यहां पर एक टर्म अलग से आपको बता देता हूं। देखो, इन चारों को हम इस्तेमाल करें तो ये प्लेंटी के भाव में इस्तेमाल हो सकते हैं, अर्थात प्रचुर मात्रा में, या फिर दूसरे टर्म में बोलूं तो इसे कहा जा सकता है पर्याप्त मात्रा में। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना आपको। कई बार हम बोलने में गड़बड़ी कर देते हैं और हम ये कह देते हैं कि भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजली का बिल है, इसे टाइम पर जमा करवा दो, नहीं तो प्लेंटी लग जाएगी। कितना गलत बोलते हैं। क्यों? वो प्लेंटी नहीं लगती है, बल्कि वो क्या लगती है, आपकी पेनल्टी लगती है। जो आपका हर्जाना है, जुर्माना है, या फिर आपका क्षति हुई है उसकी भरपाई है, जो मुआवजा है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका पेनल्टी कहते हैं। जैसे हॉकी में आपने सुना होगा पेनल्टी किक है, पेनल्टी शूट है आपका। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है, प्लेंटी एक अलग चीज है। तो मच, मेनी, मेनी ए और मेनी एन, इसमें पेनल्टी नहीं है बल्कि प्लेंटी का भाव आपको दिया जाता है। अब यहां इसमें डिफरेंशिएशन कीजिएगा। देखो, ये पैटर्न बिल्कुल अलग है, मच वाला, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये कंफ्यूजन कैसे नहीं है साहब आपका? भाई ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, लेकिन दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। इन चारों में अनकाउंटेबल केवल एक ही है, कौन सा? मच। अट गया साइड में। अब बची बात इन तीनों की। ये तीनों काउंटेबल है, लेकिन काउंटेबल के अंदर मेनी कैसा है? प्लूरल काउंटेबल है। काउंटेबल है लेकिन प्लूरल, काउंटेबल के साथ प्लूरल केवल एक ही है, कौन सा? मेनी। ये भी हट गया। अब दुविधा की स्थिति बनती है इन दोनों में, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर हैं और दोनों ही कैसे हैं? आपके काउंटेबल हैं। दोनों ही अपने सिंगुलर हैं और दोनों ही वहां पर कैसे हैं? आपके काउंटेबल हैं। तो परेशानी हो गई। इस परेशानी को दूर करते हैं। अगर मेरे पास में कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर मेरे पास में क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और उसे मैं पढ़ता हूं तो उसे कहा जाता है आपका व्यंजन ध्वनि। बताओ क्या पढ़ा जाता है उसे? आपका व्यंजन ध्वनि। अब यहां व्यंजन ध्वनि है, उसमें हम किस किस को इस्तेमाल कर सकते हैं? थोड़ा आइडिया लगाइएगा कि व्यंजन ध्वनि है
उसमें किस किस को इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंपली पढ़ते हैं तो यहां टर्म आ सकता है कै, ख, गै, घड़ से लेके क्षेत्रज्ञ तक। ये ध्वनियां व्यंजन ध्वनि में या कॉन्सोनेंट साउंड में काम में ली जा सकती हैं। और अगर मैं यहां पर टर्म की बात करता हूं और ये टर्म मेरे पास में क्या है आपका वाउल साउंड्स हैं, अर्थात स्वर ध्वनि है। और जो स्वर ध्वनि या स्वर ध्वनियां हैं उनमें मैं किसको शामिल कर सकता हूं, किसे असिमुलेट कर सकता हूं? जैसे ए है, आ है, ई है, फिर ई है, ऊ, ए, ऐ इत्यादि, इस तरीके से। अब ये जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो जाएगी मेनी एन में। तो वाउल साउंड्स हैं उनके आधार पर मेनी एन लगा दीजिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स के आधार पर आप मेनी ए लगा दीजिए। ये लीजिए जी, इतना सा आपका यहां फंडा रहेगा। अब ये डिफरेंस निकल आया, भले ही दोनों सिंगुलर हैं, भले ही दोनों आपके काउंटेबल हैं, एक कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आएगा और एक आपका वाउल साउंड के पहले आएगा। हां, ये जरूर सीख लीजिएगा। ये जो शब्द मैं पढ़ रहा हूं आपका VOWEL, VOWEL, इसका उच्चारण अमूमन हम ये कर देते हैं, कौन सा? वोवल। या कुछ लोग इसे ऐसा पढ़ देते हैं, वोवेल। लेकिन बड़े मजे की बात है कि ये दोनों ही टुकड़े क्या है आपके वहां पर गलत है। ये पढ़ना भी गलत है, ये पढ़ना भी गलत है। इसका जो सही या शुद्ध उच्चारण होगा, ये उच्चारण आपका बनेगा वाउल। क्या बनेगा आपका? वाउल। और अगर आपसे कोई सबूत इसका मांगता है फोनेटिकली, तो आप उसे ये सबूत भी दे सकते हैं। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, वाउल। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसका उच्चारण वोवल नहीं है, इसका उच्चारण है वो आपका वहां पर वोवेल नहीं है, बल्कि क्या है? वाउल है। तभी मैंने बोला था कि वाउल साउंड्स के पहले हम मेनी एन का यूज करेंगे। क्यों ना इनके एग्जाम्पल्स अपन करके देखें जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे, उनकी अपन चर्चा यहां पर कर लें। देखो देखें, हमारे पास में सेंटेंस है, वो बतौर एग्जाम्पल ये लिखा जाए, वी कैन फाइंड ब्लैंक स्पेस water in the Pacific Ocean, in the Pacific Ocean। टर्म देखिएगा जरा कि हम प्रशांत महासागर में पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये बताइए, प्रशांत महासागर में जो आपका पानी है वो आपको कैसा मिलेगा? आवश्यकता के अनुसार मिलेगा या सरप्लस मिलेगा? ऑब्वियसली सरप्लस मिलेगा, आपकी इच्छित मात्रा से कहीं अधिक मिलेगा। और उसी चीज के लिए हम मच, मेनी, मेनी ए और मेनी एन का यूज कर सकते हैं। अब मेरा जो ब्लैंक स्पेस के बाद का नाउन वाटर है, जल या नीर या पानी, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। तो उन चारों में से केवल एक ही यहां पर अप्लाई होगा, कौन सा? मच अप्लाई हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अपन ये लेते हैं, ब्लैंक स्पेस डिवोटीज केम इन द कुंभ फेयर, इन द कुंभ फेयर। कुंभ के मेले में लोग आए, कुंभ के मेले में श्रद्धालु या भक्तगण आए। तो पहले तो ये बताइए, कुंभ के मेले में श्रद्धालु या भक्तगण या दर्शनार्थी हैं, उनका सैलाब, जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपने जितने इंतजामात किए, जितनी व्यवस्थाएं की, उनसे कई गुना अधिक आपके पास में डिवोटीज आ गए। ये स्थिति जब उत्पन्न हुई, इसका मतलब ये सरप्लस है, जितना आपने सोचा उससे कहीं अधिक है।
तो मच, मेनी, मेनी ए या मेनी एन, इनमें से किसी एक को लिया जा सकता है। अब डिपेंड करेगा ब्लैंक स्पेस या खाली स्थान या रिक्त स्थान के बाद में आने वाली नाउन के आधार पर। तो यहां डिवोटीज है, वो डिवोटीज कैसा है आपका, काउंटेबल है, और काउंटेबल के साथ में कैसा है आपका, प्लूरल भी है। काउंटेबल के साथ कैसा है आपका, प्लूरल है। अब ये जो काउंटेबल प्लूरल आपका आ रहा है, इस सेंस के अंदर हम इसे किस में लेकर जाएंगे, यहां पर मच में तो लेकर नहीं जा सकते, वो तो अनकाउंटेबल है। मेनी ए और मेनी एन में भी नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि वो काउंटेबल के साथ में सिंगुलर है। ये काउंटेबल प्लस क्या है, प्लूरल है। काउंटेबल प्लस क्या है, प्लूरल है। तो काउंटेबल प्लूरल केवल एक ही जगह से उठाया जाएगा, और वो क्या बनेगा आपका, मेनी बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिएगा, ब्लैंक स्पेस, बॉय is following awkward standard of living his life, of living his life। अब चेक करना जरा कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो आजकल के दिनों में, इन दिनों में अपने जीवन जीने का स्तर बड़े ही बेढंगे या बेहुदे या भोंडे स्तर का है, उसका अनुसरण कर रहे हैं या उसे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये केवल कोई एक लड़का कर रहा है या बहुत सारे सरप्लस में कर रहे हैं। लेकिन यहां ब्लैंक स्पेस के बाद में आने वाला नाउन वर्ड चेक करो, बॉय काउंटेबल है, मच तो नहीं आएगा। मेनी, मेनी ए और मेनी एन यही तो आएंगे। अब मेनी भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेनी के साथ में काउंटेबल प्लूरल होना चाहिए, तो बॉय की बजाय बॉयज होना चाहिए था, इसकी बजाय आर होना चाहिए था, वो इसमें है नहीं आपका। अब बचे दो, मेनी ए और मेनी एन। अब यहां बॉय है, तो बॉय में जो आपका साउंड आ रहा है, वो साउंड बताओ किसका है, बै का है। बॉय में जो साउंड आ रहा है वो किसका है, बै का। और ये बै पार्ट है किसका, आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, पै फै बै भै मैं। और कॉन्सोनेंट साउंड या व्यंजन ध्वनि है, वहां पर हम मेनी एन की बजाय क्या लगाते हैं आपका, मेनी ए लगाते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो मेनी ए है ना, वो किसके बराबर है, मेनी बॉयज के बराबर है। ये आप ध्यान से सुनेंगे सर। यहां एक टर्म आपको बता देता हूं कि भले ही आपका अर्थ में आप देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, लेकिन यहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक मेनी होता है, एक मेनी ए होता है, और अगला मेनी एन होता है। ये आपका संरचना में, मतलब स्ट्रक्चर में क्या होते हैं आपका, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं इन्हें अर्थ में लेता हूं तो इन सब का अर्थ क्या निकलता है, बहुत सारे। इन सब का अर्थ क्या होगा, बहुत सारे। अर्थात मीनिंग में या फिर आपका अर्थ में ये क्या रहते हैं, आपका समान रहते हैं। मीनिंग में या अर्थ में ये कैसे रहते हैं, आपके समान माने जाते हैं। अब ये जो टर्मिनोलॉजी आपके पास में आई, उसमें एक्चुअल कंडीशन क्या है, वास्तविक स्थिति इसकी क्या बनती है, वो इतना ही देखना है कि चाहे मेनी लिखा जाए, मेनी ए लिखा जाए, मेनी एन लिखा जाए, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, मेनी के साथ आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल हो जाएगा, मेनी ए के साथ या मेनी एन के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो जाएगा। भाई यहां मेनी में प्लूरल काउंटेबल है और इन दोनों में सिंगुलर काउंटेबल है, लेकिन मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा हूं कि जो मुझे यहां मेनी ए मिला है, तो यहां बॉय आ गया। अगर मेनी होता तो बॉयज हो जाता। तो मेनी ए बॉय इज इक्वल टू मेनी बॉयज। मेनी ए बॉय है, वो किसके बराबर है आपका, मेनी बॉयज के बराबर है। बस इतनी सी बात है आपकी। ठीक है। अब एक एग्जांपल यहां पर अपन और कवर करते हैं, और हमारा सेंटेंस ये होता है, ब्लैंक स्पेस, इंटेलिजेंट scholar moves
टू अब्रॉड कि कुशाग्र बुद्धि के जो विद्यार्थी हैं वो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक प्रचलन हो गया है कि वो विदेश जाने लगे हैं या विदेश चले जाते हैं। कितनी संख्या में, कम में या भारी संख्या में? बिल्कुल भारी संख्या में चले जाते हैं। अर्थात यहां जो अपने पास में पैटर्न आ रहा है, ये पैटर्न किसकी बात कर रहा है? इसको चेक करना जरा। ये पैटर्न किसकी बात कर रहा है? इंटेलिजेंट स्कॉलर की। लेकिन यहां इंटेलिजेंट जो स्कॉलर आपको बताया जा रहा है, ये केवल एक स्कॉलर की बात हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही दोस्तों। ये एक से ज्यादा स्कॉलर्स की बात हो रही है, और वो भी कम की बात नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा की बात हो रही है। अर्थात मीनिंग तो वही है आपका, कौन सा? प्लेंटी वाला या फिर आपके लिए सरप्लस वाला। लेकिन स्कॉलर अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? काउंटेबल है। और काउंटेबल है तो काउंटेबल में मेनी, मेनी ए या मेनी एन आना चाहिए। अब मेरे पास में मेनी तो आ नहीं सकता क्योंकि स्कॉलर सिंगुलर है, और मेनी में मुझे क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। अब बचे दो मेरे पास में, मेनी ए और मेनी एन। अब मुझे साउंड चाहिए, लेकिन मैं साउंड स्कॉलर की नहीं निकालूंगा। नाउन मेरा स्कॉलर भले ही होगा, हमेशा साउंड जो आपको छांटना है ए और एन को लगाने के लिए, वो साउंड निकलता है ब्लैंक स्पेस के बाद वाला। तो ब्लैंक स्पेस के बाद वाले में मेरे पास में शब्द कौन सा है आपका? इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट में साउंड किसका है? ई का है। ए आ ई। ये कॉन्सोनेंट साउंड है कि वाउल साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड या वाउल साउंड? वाउल साउंड है। तो वाउल साउंड होते ही यहां जो टर्म आपका जाएगा वो मेनी ए की बजाय किस में आ जाएगा? मेनी एन में आ जाएगा। ये लीजिए, तो चारों प्रकार के एग्जांपल्स अपन ने कर लिए। लेकिन यहां पर एक नई चीज मैं आपको और बता देता हूं जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। अगर मेरा सेंटेंस है, यदि मेरा सेंटेंस हाउ से शुरू होता है और हाउ के बाद अगला मुझसे डिटर्मिनर पूछता है, तो 100% ये गारंटी है कि इसमें या तो मच रहेगा या मैनी रहेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन और विदाउट एनी ओमिशन। बिना किसी अपवाद के ये चीज आपको ग्रहण कर लेनी है। कैसे आएगा? बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर वो अनकाउंटेबल है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर वो अनकाउंटेबल है, अगणनीय या मात्रा सूचक है, तो मच आ जाएगा। और अगर वो आपका काउंटेबल है तो वहां पर आपका मेनी आ जाएगा। इसके अलावा आपको कोई ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में टर्म आता है हाउ ब्लैंक स्पेस मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, कि आप रोजाना कितना दूध पी लेते हैं। अब आप मुझे यह बता दीजिए, मेरा सेंटेंस किससे शुरू हुआ? हाउ से। तो पक्का मुझे या तो मच मिलेगा या मैनी मिलेगा। डिपेंड करेगा नाउन के ऊपर। नाउन मेरे पास में मिल्क है, दूध, जो कि मेरा अनकाउंटेबल है, तो मैं डेफिनेटली यहां पर क्या लगा दूंगा? मच। हो गया काम पूरा। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लीजिएगा। ये एग्जांपल क्या बनता है आपका? हाउ ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास, कि इस कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो आप जरा मुझे चेक करके बताइएगा। यहां वाले टर्म में मेरे पास में क्या आ रहा है आपका? स्टूडेंट्स काउंटेबल है, प्लूरल है, लेकिन शुरुआत में किससे कर रहा हूं? हाउ से। तो डेफिनेटली मेरा मच या मेनी आएगा। अब ये डिपेंड करता है इस नाउन के ऊपर। तो नाउन मेरा स्टूडेंट्स है जो कि काउंटेबल प्लूरल है, तो इजीली मैं डिसाइड कर सकता हूं कि काउंटेबल होते ही हाउ के बाद में क्या लग जाएगा? मेनी लग जाएगा। ये लीजिए, यानी ये भी एक नई चीज आपके लिए बनती है वहां पर। तो ये अपने पास में डिटर्मिनस है, उसका एक समराइजेशन आपको दिया गया और उससे आपको अंदाजा हुआ कि हमने डिटर्मिनस है उनको निकाला है, तो किस तरीके से वहां पर निकाला है और क्या क्या चीजें इसमें हमने वहां पर ऐड की हैं।
पहली क्लास में हमने ये सीखा था डिटरमिनर्स क्या होते हैं, कौन कौन से हमारे सिलेबस में, सम और एनी को पढ़ा। उसके बाद में हमने नंबर 3 से लेकर नंबर 16 तक यानी टोटल 14 हो गए, 2 को निकालने के बाद में उनको हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा। फिर थर्ड लेक्चर में हम नंबर 17 से चले नंबर 27 तक पहुंच गए आपका, जिसमें अपन 17, 18, 19, 20 4 उनको गिने, 7 इनको, तो इसमें 11 हुए। कुछ मैटर इसमें थोड़ा लेंदी था, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी आपका ज्यादा लगा, लेकिन कोई समस्या की बात नहीं आई। सबको 1 बाय 1 हमने कवर किया। एक हल्का सा रिकेपिचुलेशन तो इसका बनता है, वो देखिए हमने कहां से शुरू किया, आपका नन से शुरू किया। उसके बाद हमने बात यहां पर की थी आपका ईच और एवरी की। फिर अगला सेक्शन हमारा आया इसमें सेवरल और वेरियस का। फिर नेक्स्ट सेक्शन हमारा गया इसके अंदर अलॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का। अगली बात हमने यहां पर की थी आपका मच, मैनी, मैनी ए और मैनी एन की। फिर नेक्स्ट में मैंने आपको यह समझाया कि यहां पर इनके चारों के एग्जांपल्स क्या निकलते हैं। बीच में हमने एक हल्का सा डिस्कशन और किया कि प्लेंटी और पेनल्टी में अर्थ क्या होता है, वहां पर फर्क क्या होता है अर्थ का। और उसके बाद में मैनी, मैनी ए और मैनी एन स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं लेकिन मीनिंग में समान होते हैं। और लास्टली हमने ये सीखा कि अगर हाउ के बाद में हमारे पास में डिटरमिनर पूछने की कोई बात आती, कोई नौबत आती है, तो उसमें हमेशा ही क्या मिलेगा, मच या मैनी आपका दे दिया जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी आपको वहां पर बताई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप इजीली सीख पाए कि मैंने आपको क्या बताना चाहा। तो अब इसी के साथ में हम विधिवत समाप्ति करते हैं हमारे इस टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम क्या है आपका, डिटरमिनस। तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर डिटरमिनस है वो हम जनरली जैसा पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं पढ़े हैं अपन। हमने बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर दिया, इसका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण किया है और बहुत ही बेहतर अंदाज में आपको सिखाने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं कि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है तो मेरे किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ में आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।